चलिए तो आज हम लोग करते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। पिछले क्लास में हमने उत्प्रेरण के लिए अधिशोषण सिद्धांत बताए थे। तो उसमें बताया था मैंने आप लोगों को कि 3 सिद्धांत होता है, उसमें से ये सेकंड आज ले रहे हैं। इसमें माध्यमिक यौगिक सिद्धांत लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार से जब कभी भी उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने अभिकारक रहेंगे, जैसे मान के चलिए 2 अभिकारक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, उन दोनों अभिकारकों में से पहले किसी एक अभिकारक के साथ में वो क्रिया कर लेता है, और एक अभिकारक के साथ में जब वो क्रिया करेगा तो क्रिया करने के बाद में वो क्या कर लेता है, एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। और वो जो माध्यमिक यौगिक बनता है, चूंकि वो अत्यंत क्रियाशील होता है, उसके जो आंतरिक ऊर्जा होता है बहुत ज्यादा रहता है, इसके कारण क्या होता है, जैसे ही माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है वैसे ही वो तुरंत का तुरंत जो दूसरे अभिकारक रहेगा उस दूसरे अभिकारक से क्रिया करता है, और दूसरे अभिकारक से क्रिया करके वो तुरंत का तुरंत फिर क्या हो जाता है, वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्प्रेरक जो होता है उसको अलग कर देता है। इस प्रकार से अभिक्रिया में क्या हुआ, उत्पाद भी बन गया और अभिकारक जो उसमें जो उत्प्रेरक जो है वो फिर से जो गति प्राप्त हो जा रही है। जैसे मान के चलिए एक अभिक्रिया है जो A + B = AB जो हो रही है अभिक्रिया, ये उत्प्रेरक C की उपस्थिति में हो रही है। तो उत्प्रेरक जो किसी एक अभिकारक से पहले क्रिया करेगा, जैसे मान के चलिए ये C जो है वो A से क्रिया किया और ये बना लिया माध्यमिक यौगिक, बना लिया AC बना लिया, ये माध्यमिक यौगिक है ये। तो ये माध्यमिक यौगिक जो है फिर बाद में दूसरे अभिकारक से क्रिया करेगा और दूसरे अभिकारक से क्रिया करके ये उत्पाद बना लिया ये, और ये उत्प्रेरक को फिर से क्या कर दिया, ये अलग कर दिया, ये उत्पाद बना और ये उत्प्रेरक जो है वो अलग हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए इसको देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं SO2 + O2 = 2SO3 है, जो NO की उपस्थिति में होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सिस-कक्ष विधि है। इस विधि में यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये जो उत्प्रेरक जो होता है वो एक अभिकारक से क्रिया करेगा, NO जो है वो O2 से क्रिया किया और बना लिया NO2, 2NO2 बन गया। अब ये NO2 जो माध्यमिक यौगिक हुआ वो SO2 से क्रिया करेगा, NO2 + SO2 तो इक्वल टू हो गया ये SO3 और ये NO अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये उत्पाद बना और उत्पाद बना करके क्या हुआ, इसमें ये जो उत्प्रेरक है फिर से ज्यों के त्यों हमको प्राप्त हो गया। तो ये सिद्धांत कहलाता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहलाता है। दूसरा जो है इसका, तीसरा जो है इसका कहलाता है आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत जो है दोनों सिद्धांतों का योग है, आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत जो है वो अधिशोषण सिद्धांत जो पहला आपको बताया था मैंने, और दूसरा भी जो आपको बताया माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इन दोनों को जोड़ करके बनाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार से जब कोई उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उत्प्रेरक जो होता है वो अपने पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारक के अणुओं के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है जहां पर अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण होता है। ये उत्प्रेरक का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल है, उत्प्रेरक जो है अभिकारक के अणुओं के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है जहां पर अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण होता है। और इससे क्या हो जाता है आप जानते हो, इससे अणुओं की सांद्रता जो होती है उस अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, और उस सांद्रता में वृद्धि होने के कारण में द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरी बात है, जब यहाँ पे अधिशोषण होता है तो इस अधिशोषण होने पर क्या होता है, उत्प्रेरक और अभिकारक के अणुओं के मध्य, उत्प्रेरक और अभिकारक के अणुओं के मध्य में एक क्या हो जाता है, अदृढ़ रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है। अदृढ़ रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है। बहुत सुदृढ़ नहीं होता, दृढ़ होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही दुर्बल।
रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है और इससे जो माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है जिसको हम लोग संकृत संकुल कहते हैं, संकृत संकुल का निर्माण होता है। क्योंकि ये संकृत संकुल अभी बताया आप लोगों को, या माध्यमिक यौगिक जो होता है वो अत्यंत क्रियाशील होता है, इसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो उस आंतरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होने के कारण में क्या हो जाता है, जो अभिकारक के अणुओं और उत्प्रेरक के मध्य में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों के मध्य में उत्पाद है ना, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अभिकारक के अणु जो होंगे, जो सी के साथ में बंधा हुआ है, उसमें तनाव उत्पन्न होता है। तो तनाव उत्पन्न होने के कारण में क्या होता है, अभिकारक के अणु जो होते हैं वो उत्प्रेरक की सतह को छोड़ करके वो उत्पाद के रूप में अलग हो जाता है। जैसे ही अभिकारक के जो अणु होते हैं वो उत्प्रेरक की सतह को छोड़ करके वो अलग होते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो अभिकारक के जो नए अणु होते हैं वो अभिकारक के नए अणु उसका स्थान लेने के लिए फिर से आते हैं और आकर के फिर वही काम फिर से होगा, अधिशोषण होगा। अधिशोषण से अदृढ़ रासायनिक बंध का निर्माण होगा, अर्थात संकृत संकुल का निर्माण होगा। वो फिर से तनाव में आएंगे और तनाव में आने के बाद में फिर से उत्पाद बनकर क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया लगातार क्या होता है, जारी रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, ये तीन सिद्धांत देखा। पहले अधिशोषण सिद्धांत देखा, दूसरा हमने फिर इसमें माध्यमिक यौगिक सिद्धांत देखा और तीसरा ये हमने देखा इसमें आधुनिक सिद्धांत देखे। तो इस प्रकार से ये अधिशोषण के सिद्धांत है। तो जिस प्रकार से ये आपको बताया ये सामान्य उत्प्रेरक हुआ, उसी प्रकार से एक और उत्प्रेरक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये जो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, तो एंजाइम उत्प्रेरक जो होता है ऐसे उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो विभिन्न जैविक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये जो यौगिक होते हैं वो यौगिक हमारे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के जो जीवित कोशिकाएं होती है वहां पाई जाती है, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एंजाइम के बारे में बता सकते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में। एंजाइम उत्प्रेरक जो है वो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये विभिन्न जैविक और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो मनुष्य के जो लार होता है, उस मनुष्य के लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है। वो एंजाइम जो है भोजन को पचाने में कार्य करता है, सहायता करती है। भोजन में जो स्टार्च होता है उस भोजन में उपस्थित होने वाले स्टार्च को पचाता है और पचा करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टाइलिन हुआ वो एंजाइम का काम है ना, टाइलिन एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है भोजन को पचाने में। इसी प्रकार से आप लोग पिछले कक्षाओं में छोटे क्लास में 10th में आप लोग ने पढ़ा हुआ है, जो सीरा जो होता है वो सीरे से जब हम लोग एथिल एल्कोहल बनाते हैं उसमें दो प्रकार के एंजाइमों का उपयोग होता है। एक को बोला जाता है इन्वर्टेज और दूसरा होता है वो जाइमेज। जाइमेज और इन्वर्टेज ये दो ईस्ट में पाई जाने वाली वो दो बैक्टीरिया होता है, जो कि वास्तव में बैक्टीरिया ना होकर के वो क्या होता है, वो एंजाइम होता है। तो उसमें से पहला वाला जो रहता है जाइमेज जो होता है वो क्या करता है, जो शीरा में जो शर्करा होता है, सुक्रोज होता है, उस सुक्रोज को क्या करता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। जाइमेज जो होता है वो शर्करा जो होगा, सीरे में जो शर्करा होता है उस शर्करे को क्या करता है, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है, तोड़ता है। फिर बाद में जो इन्वर्टेज होता है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और किसमें, CO2 में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एंजाइम जो था इन्वर्टेज और जाइमेज वो क्या कर रहा है, उसमें उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ये जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं वो
एकदम विशिष्ट होते हैं। एक बार किसी अभिक्रिया में भाग ले लेने के बाद में वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जैसे सामान्य उत्प्रेरकों में नहीं होता। सामान्य उत्प्रेरक भार की दृष्टि से, रासायनिक है ना, संगठन दोनों दृष्टि से क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ज्यों को त्यों फिर से क्रिया के अंत में प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये एंजाइम उत्प्रेरक एक ही बार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया समाप्त होती है वैसे ही ये भी क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में बताया। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरक कितने प्रकार की होती है और उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, वो पिछले क्लास में बताया। और फिर उत्प्रेरण के 3 सिद्धांत बताया मैं आप लोगों को, और एक एंजाइम उत्प्रेरक बताया मैंने आप लोगों को। चलिए अब हम लोग करते हैं कोलाइडी विलयन के बारे में। तो विलयन जो होता है वो विलयन 3 प्रकार का मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक होता है वास्तविक विलयन, दूसरा जो होता है वो होता है निलंबन, निलंबन या इसी को बोला जाता है क्रिस्टलाभ, और तीसरा जो होता है वो होता है कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसके जो अणु होते हैं अत्यंत इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमको खुले आंख से दिखाई नहीं देते हैं, जिसको हम लोग खुले आंख से, इसमें विलेय कण जो होंगे, इस विलेय कण का जो आकार होता है इतना छोटा होता है कि उस विलेय कण को हम लोग खुले आंख से नहीं देख सकते। दूसरा जो होता है निलंबन होता है या क्रिस्टलाभ होता है। निलंबन या क्रिस्टलाभ ऐसा होता है जिसमें विलेय कण इतने बड़े होते हैं कि इनको हम लोग खुले आंख से देख सकते हैं। यहां पर जो वास्तविक विलयन होता है उसका जो कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, और जो निलंबन या क्रिस्टलाभ होता है उनके जो कणों का आकार होता है वो 100 nm से, nm जो होता है उस nm से बड़ा होता है, नैनोमीटर से बड़ा होता है, या 100 nm के बराबर होता है। और तीसरा वाला होता है कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें जो विलेय कणों का जो आकार है वो दोनों विलयनों कणों की मध्य में होता है, अर्थात इनका जो आकार होता है वो 1 nm से लेकर के 100 nm के मध्य में होता है। तो कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय कणों का आकार 1 nm से लेकर के 100 nm के मध्य में होता है। इसे हम लोग खुले आंख से आराम से देख सकते हैं। जैसे हो गया रक्त कणिकाएं, जो हमारा रक्त होता है वो कोलाइडी विलयन होता है। गोंद का जो विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन होता है। स्टार्च का जो कोलाइडी विलयन बनता है इसमें। धुंध जो होता है वो कोलाइडी विलयन है। कोहरा जो है कोलाइडी विलयन है। तो वास्तव में ये जो कोलाइडी विलयन होता क्या चीज है, तो ये कोलाइडी विलयन जो है, जिस प्रकार से सामान्य विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, 2 घटक होते हैं, उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन के भी 2 घटक होते हैं। एक कहलाता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। तो इस प्रकार से ये जो कोलाइडी विलयन जो होता है इन दोनों माध्यमों का, दोनों प्रावस्थाओं का विषमांग मिश्रण होता है। सम्मांग न होकर के विषमांग मिश्रण होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होता है इन दोनों का विषमांग मिश्रण होता है कोलाइडी विलयन। तो ये जो कोलाइडी विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और दूसरा कहलाता है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो है ऐसा कोलाइडी विलयन होता है जो कि जिसमें क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम इन दोनों को जैसे ही हम लोग मिलाते हैं तुरंत का तुरंत जो है वो कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। इसके लिए हमको कोई विशेष कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, बस हमारा काम केवल मिलाना रहता है। जैसे ही हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिला देते हैं आपस में, वैसे ही कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा कोलाइडी विलयन जो होता है वो स्थायी होता है ना। जो कोलाइडी विलयन बनेगा, इससे जो कोलाइडी विलयन बनता है वो स्थायी होता है ना। एक बार जो बन गया तो कभी खराब ही नहीं होता है। लेकिन एक और विलयन होता है जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाएगा। उसमें क्या होता है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिला देने से कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं हो पाता है। आप उसको मिला के कितने भी लंबे समय तक रख दो तभी भी वो कोलाइडी विलयन बन ही नहीं पाएगा।
तो उसको विलयन बनाने के लिए हमको क्या करता है, विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक विधियों का निर्माण का उपयोग करना होता है। जब तक उसमें हम लोग को अलग से है ना, अलग से भौतिक विधि या फिर कोई रासायनिक विधि का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक वो कोलाइडिक विलयन नहीं बन पाएगा। वो वैसी पड़ा का पड़ा रह जाएगा, दोनों मिला रहेगा, वो मिला का मिला रह जाएगा, वो कभी वो एक दूसरे के साथ होगा नहीं, दोनों की जो सतहें रहेगी वो बिल्कुल अलग अलग ही रहेगी। कभी दोनों एक साथ क्रिया करके कोई एक विलयन का निर्माण नहीं करेंगे, मतलब सीधी सी बात है, वो मिश्रण का मिश्रण ही रहेगा, वो विलयन नहीं बन पाएगा। तो ऐसा जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है, कम स्थायी होता है, कुछ ही समय के लिए बनता है। जब हम भौतिक या रासायनिक विधियों का उपयोग करके वो कोलाइडिक विलयन बना भी लेते हैं, तभी भी क्या होता है, वो कुछ समय के लिए ही बस वो कोलाइडिक विलयन सेफ रहता है, फिर बाद में वो निलंबन या किसी लाभ के रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण अलग और प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो उसमें जो द्रव विरोधी कोलाइडिक विलयन होता है उसमें होने वाली जो भी क्रियाएं होता है वो क्या हो गया, उसमें फिर से जोड़ते हुए वैसे प्राप्त हो गया। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये अस्थायी होता है, कम समय के लिए बनता है इसमें। और उसके बाद में फिर ये द्रव विरोधी और द्रव स्नेही में और अलग अलग बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन उन सारे गुणों को जानने के लिए जो शब्द, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें है ना भाई, अपोहन की जो मात्रा होती है, अपोहन कैसे होता है इसके अंदर में, या फिर इसमें रक्षित गुण कैसा होता है, तो वो सारे गुणों के बारे में जब तक हम पढ़ाई नहीं कर लेंगे लेसन को, तब तक हम उसके बारे में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो होगा उसके बारे में हम ठीक से बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा इनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर लास्ट में ये द्रव स्नेही कोलाइडिक विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडिक विलयन जो होगा उसमें हम लोग अंतर देखेंगे। आज की क्लास में भी मैं थोड़ा सा कोलाइडिक विलयन का बस आपको इंट्रोडक्शन दिया हूं, फिर अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों को कोलाइडिक विलयन के बारे में विस्तृत अध्ययन कराऊंगा, और फिर उसके बारे में बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे भौतिक विधियों के द्वारा, किन किन रासायनिक विधियों के द्वारा हम लोग कोलाइडिक विलयन का निर्माण करते हैं, वो सारे जो है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।